नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबल्ली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, बीएड, एमएड इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। फ्रेंड्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। ठीक है, जो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे साथ नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों में भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पे कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, इससे संबंधित सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी पेपर 2 की तैयारी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है काफ़ी कुछ कर चुके हैं। इसकी फर्स्ट जो इकाई है वो हम ऑलमोस्ट सारी कर चुके हैं। अब हम इसके सेकंड पे आ रहे हैं, जो है हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, हिंदी का भाषिक स्वरूप आज हम देखेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने करनी है हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर। ठीक है, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था करेंगे, खंड और खंडेतर। खंड मतलब जो अलग अलग हो सकता है, पृथक पृथक हो सकता है। खंडेतर जो नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो प्रत्येक भाषा का एक अपना भाषिक स्वरूप होता है जो शुद्ध एवं व्याकरणिक होता है। हर भाषा का एक अपना भाषिक स्वरूप होता है जो शुद्ध और व्याकरणिक होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरमुखी में, इंग्लिश रोमन में, ठीक है, उर्दू फारसी में। ऐसे ही हिंदी जो है हमारी देवनागरी में लिखी जाती है और उसका एक व्याकरणिक रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, मानक रूप होता है। भाषा के सही गलत का ज्ञान अर्थात शुद्ध रूप की जानकारी हमें उसके व्याकरणिक अध्ययन के द्वारा ही मिलती है। अब अगर हमें देखना हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए हमें उसका पूरा व्याकरणिक अध्ययन करना होगा और उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही लिखा है, ये शुद्ध इसका मानक रूप है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, अब स्वर्णिम क्या है बेटा, किसी भाषा की मूलतः इकाई स्वर्णिम कहलाती है। किसी भाषा की मूलभूत जो इकाई होती है वो स्वर्णिम कहलाती है। स्वर्णिम शब्द स्वर्ण से बना है। स्वर्णिम शब्द जो है वो स्वर्ण से बना है। क्या कहा उन्होंने, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई, मतलब छोटी से छोटी इकाई जो है वो स्वर्णिम कहलाती है। स्वर्णिम शब्द जो है वो स्वर्ण से बना है। इसका अर्थ है वाक, वाणी या ध्वनि। ठीक है, स्वर जिसको कह सकते हैं, वाक, वाणी या ध्वनि। अब भाषा विशेष में प्रयोग करने पर यह वाक ध्वनि अर्थभेदक होकर स्वर्णिम कहलाती है। ठीक है, भाषा विशेष में प्रयोग करने पर यह वाक ध्वनि जो होती है अर्थभेद होकर स्वर्णिम कहलाती है। ये भाषा की एक लघुतम इकाई होती है। ये भाषा की एक लघुतम इकाई होती है, मतलब ठीक है, किसी भाषा विशेष से संबंध, संयुक्त और सार्थक सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है और समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, स्वर्णिम होते हैं। अब भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा है स्वर्णिम के बारे में, वो कहते हैं स्वर्णिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है, वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ में होकर मानसिक यथार्थ होती है। भौतिक यथार्थ में होकर मानसिक यथार्थ होती है तथा जिसमें एक से अधिक ऐसे उपसर्ग होते हैं जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते जुलते हैं, अर्थभेदक में असमर्थ तथा आपस में मुक्त होते हैं। ठीक है, डॉक्टर तिलक ने क्या कहा है, भाषा विशेष के उच्चरित पक्ष की विषम स्वनि अर्थभेदक तत्व की इकाई स्वर्णिम है। क्या कहा है उन्होंने, भाषा विशेष के उच्चरित पक्ष की विषम स्वनिक अर्थभेदक तत्व की इकाई स्वर्णिम है। और डैनियल जॉन्स ने कहा है स्वर्णिम मिलते जुलते ध्वनियों का परिवार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है कि डैनियल जॉन्स ने भाषा की स्वर्णिम मिलते जुलते ध्वनियों का परिवार है। ये किसने परिभाषा दी है, ये दिया डैनियल जॉन्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं स्वर्णिम व्यवस्था के प्रकार। ठीक है, हमने किया स्वर्णिम व्यवस्था, भाषा
और स्वर्णिम व्यवस्था। अब हम देख रहे हैं स्वर्णिम व्यवस्था के प्रकार। ठीक है, स्वर्णिम व्यवस्था के दो प्रकार हैं, खंडे ध्वनियाँ और खंडेतर ध्वनियाँ। खंडे ध्वनियाँ और खंडेतर ध्वनियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, खंडे और खंडेतर स्वर्णिम व्यवस्था के ये दो प्रकार हैं। अब हम यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू देखेंगे कि भाषा के तत्व। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के तत्व क्या हैं। भाषा के चार तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ठीक है, सबसे जो मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? ध्वनि। ये भी क्वेश्चन यूजीसी में बनता है कि सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई कौन सी है भाषा की, तो वो आएगा ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से फिर शब्द की रचना होती है। शब्द जो है वो मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और वो वाक्य जो होता है अपने आप में एक अर्थ प्रकट कर रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भाषा के तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्वनिम। तो स्वनिम हमने पढ़ा है कि किसी भी भाषा विशेष से संबंध, संयुक्त और सार्थक सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ही ध्वनि है। ठीक है, समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व भी ये ही करती है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब स्वनिम के प्रकार खंडे और खंडेतर, जिसको अखंडे भी कहते हैं। खंडे मतलब जो अलग अलग हो सकता है, और अखंडे या फिर खंडेतर जो अलग अलग नहीं हो सकता, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब खंड में दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। खंड में दो आते हैं, स्वर और व्यंजन, आज हम यही करेंगे। और खंडेतर में आते हैं 5। कौन कौन से? सुर, अनुतान, बलाघात, अनुनासिका और संगम। ठीक है, संगम। क्लियर है? खंडे में दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं, जो खंडेतर होती हैं स्वनिम, वो जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सुर से आप समझते हो कोई भी आवाज़। ठीक है, अ, आ, ई, क, जो हर जो स्वर व्यंजन है वो कोई ना कोई आवाज़ देते हैं, सुर देते हैं। ठीक है, सुर होता है कोई भी आवाज़। ठीक है, फिर अनुतान और बलाघात जो है ये उतार चढ़ाव, या फिर कोई चीज़, किसी चीज़ को स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, जोर देके बोल रहे हैं, प्रभाव देके, उतार चढ़ाव, जैसे हमारे बोलने की टोन। ठीक है, कभी धीमा कभी ऊंचा, समझ गए? सुर, अनुतान, बलाघात, अनुनासिका, नाक से आवाज़ निकालना। क्लियर है? और संगम, जो जब ये सारों का संगम, जब ये अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो एक शब्द की, वाक्य की रचना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं खंडे में स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब हम खंडे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्वर्णिम व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमने कौन सी? खंडे जो होती हैं उनके बारे में कर रहे हैं। खंडे और खंडे है ना। अब हम स्वर्णिम व्यवस्था में खंड के दो आगे पार्ट्स कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि वर्ण की जरूरत ना पड़े। स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी और व्यंजन, किसी और ध्वनि की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि वर्ण की ज़रूरत ना पड़े, जैसे अ, आ, ई, उ। ठीक है, ए, ओ, रे। ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात? ये सारी कौन सी होती हैं? स्वर होते हैं, जो अपने आप में आज़ाद होते हैं, जिनको किसी और ध्वनि की ज़रूरत नहीं होती है। और व्यंजन क्या होते हैं? वो वाले वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण या स्वर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क। अब आप क बोल रहे हो, बोल आप क ही रहे हो, लेकिन इसके साथ भी अ की आवाज़ आ रही है, ख, अ। चाहे आप जितना छोटा से छोटा कर लो, लेकिन इसकी आवाज़ जरूर साथ में आएगी। ठीक है, क्लियर है बात? अब अगर हम इनकी गिनती की बात करें तो स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब इनको भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कैसे? कि जो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, ये सारे जितने भी 11 हैं ये स्वर हैं, लेकिन कुछ लोग इनको 13 कह लेते हैं, लेकिन ये 13 नहीं 11 हैं, क्योंकि जो दो हैं अं और अह, वो क्या है? अयोगवाह, वो अयोगवाह हैं। ठीक है, क्लियर है बात? वो अयोगवाह की कैटेगरी में आते हैं दो। और अगर हम व्यंजनों की बात करें तो उनमें भी ये जो 25 स्वर होते हैं ना, ये सब पढ़ देखिए, आप ध्यान से देखिए, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इन सबको ये कौन से होते हैं? ये 25 अलग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो 4 होते हैं वो होते हैं प, र, ल, व, जो है ना, य, र, ल, व, वो हैं 4 अंतस्थ
वो हैं 4 अंतस्थ। अंतस्थ क्यों है? क्योंकि वो हमारे अंदर से आते हैं, य, र, ल, व, ठीक है, अंदर से उनका हो रहा है अनुच्चारण। अब अगर हम बात करें श, श, स, ह, तो ये कौन से हैं? ये हैं ऊष्मीय, क्योंकि इनसे गरम गरम आवाज़ निकल रही है। श, श, स, ह, ये जो 4 है ऊष्मीय है। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो अक्षरों के जोड़ से बनते हैं, श्र, क्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है, ये हम आगे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्वरों की संख्या हमने बोली कि 11 है। स्वरों की कितनी संख्या होने पर स्वर होते हैं? 11, ठीक है। अब स्वरों के भेद, अब 11 स्वर हैं, उनके भी भेद हैं आगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब जो ह्रस्व स्वर है वो कौन से होते हैं? अ, इ, उ, ऋ, ठीक है। ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है। ये क्यों ह्रस्व स्वर है? क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये जल्दी से बोले जाते हैं, अ, इ, उ, ऋ, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हृत स्वर से दुगना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओ, ये 7 ऐसे स्वर है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है। अब प्लुत स्वर, वो स्वर हैं जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जैसे ओम, राम, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब अगर हम बात करें अयोगवाह वर्ण, क्योंकि स्वरों के भेद में हमने कहा है कि स्वर की संख्या 11 है और कुछ लोग उनको 13 बताते हैं, लेकिन स्वर 11 है। अयोगवाह वर्ण है वो 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? अ और अह, ठीक है। अब ये स्वर व्यंजन से अलग पर स्वरों के सहारे चलते हैं। ये जो अयोगवा स्वर होते हैं, ना ही ये स्वर है ना ही ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ये इनसे अलग है, पर ये स्वरों के सहारे चलते हैं, ठीक है। स्वर व्यंजन, ठीक है, क्लियर होगी बात? अनुस्वार विसर्ग दोनों में प्रयोग होते हैं। स्वर और व्यंजन ये दोनों में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब ये जो अनुस्वार मतलब क्लियर हो गया, या मतलब उदाहरण अंगूर, कंगन, ठीक है, जब बिंदु से बोले जा रहे हैं। क्लियर है बात? नाक से इनका जो है अंगूर, कंगन, क्लियर है। ये किसके साथ लग रहे हैं? वर्णों के साथ में लग रहे हैं, व्यंजन के साथ प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पे भी अंग जो है वो व्यंजन के साथ लग रहा है, वहाँ पे भी कंग व्यंजन के साथ लग रहा है। अगर हम बात करते हैं अब व्यंजनों की, स्वर हमने कर लिए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं व्यंजन। खंडोत्तर के 2 भाग है, स्वर और व्यंजन। स्वर किए, अब हम व्यंजन देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। उनको भी अलग अलग भागों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, ण, ये कौन से स्वर होते हैं? कंठस्थ स्वर। कंठस्थ स्वर, ये कंठस्थ स्वर क्यों होते हैं? ये कंठस्थ स्वर इसलिए होते हैं क्योंकि ये कंठ से इनकी ध्वनि निकलती है। क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। ये सारे स्पर्शीय ध्वनि है, ये किसी ना किसी तरह से हमारे मुंह में किसी उसके पार्ट्स को स्पर्श करते हैं। ये गले को स्पर्श करके बोल रहा है, क, ख, ग, घ, हाँ, ठीक है। आप अभी बोल के देख सकते हैं, साथ साथ में प्रैक्टिकल हो सकता है आपका कि हाँ, ये इनको जब हम उच्चारण करते हैं ये कंठ से निकल रहे हैं। अब च, छ, ज, झ, ये तालव्य ध्वनि है। तालव्य आप समझते हो, जो च, छ, जो हमारे तालु और दांतों के बीच में एक हड्डी होती है, उसके साथ जुबान लगती है, ठीक है। तो ये आवाज़ निकलती है, वो होती है तालव्य ध्वनियाँ, ठीक है। जैसे च, छ, ज, झ, ण। अब ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ, ये मुंह के सेंटर में ऊपर सीधा तालु के ऊपर टंग लगती है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। अब त, थ, द, ध, न, ये दंत्य ध्वनियाँ, ये इनको दंत क्योंकि यहाँ पे हमारी टंग जो है वो दंत को हमारे दांत को टच कर रही है। त, थ, द, ध, न। अब ओष्ठ्य ध्वनियाँ, प, फ, ब, भ, म, यहाँ पे हमारे ओष्ठ होंठ बने हुए हैं। ओंठों को ये आपस में मिलते हैं ओंठ, तो ये ध्वनियाँ निकलती हैं, प, फ, ब, भ, म। देखिए मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे प्रॉपर ये डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं और अच्छे से प्रॉपर चार्ट बनाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में। अच्छा, ये हो गई हमारी 25 से स्पर्शीय ध्वनियाँ, ठीक है। कंठस्थ ध्वनि, तालव्य ध्वनि। अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं कि बताओ क, च, ट, त में कंठस्थ ध्वनि कौन सी है, ठीक है, या फिर ख, छ, ठ, थ में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से होते हैं?
सॉरी अंत, अब हम कर रहे हैं अंतस्थ, य र ल व। ठीक है, ये जो य र ल व ये अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजन होते हैं और ये 4 होते हैं गिनती में। और नेक्स्ट है हमारे ऊष्मीय व्यंजन जो श, श, स और ह है। ये हमारे ये गर्म हवा निकालते हैं, इसलिए ये भी 4 होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको मिलाएं 25, 4 और 4 तो ये कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं आगे संयुक्त व्यंजन, उसके 2 व्यंजनों को संयुक्त रूप। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजनों का संयुक्त रूप। हमने किया था ना, संयुक्त भी होता है व्यंजनों के भेद में। ठीक है, तो ये क्या है? व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? सपर्शीय, अंतस्थ, ऊष्मीय और संयुक्त। सपर्शीय 25 होते हैं जो हमने क से म किए। अंतस्थ य र ल व। ठीक है, ऊष्मीय श, श, स, ह, ये भी 4 होते हैं। और जो संयुक्त होते हैं वो भी 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 कैसे होते हैं? क्योंकि 2 अक्षरों के जोड़ से बनते हैं। जो क्ष होता है वो क प्लस श से बनता है। अब आधा स्पर्शीय, क के पैर में हलंत है तो ये आधा स्पर्शीय है। ठीक है, त्र, ये भी आधा स्पर्शीय प्लस व्यंजन। अब ज्ञ, ये भी ज के पैर में हलंत और ज। और उसके बाद श्र, श के पैर में हलंत और र। ठीक है, क्लियर होगी बात की? 2 के जोड़ से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त जुड़कर बनते हैं आपस में। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने किए व्यंजनों के भेद। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने किए हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, और उसके अंतर्गत हमने क्या क्या किया? जो स्वर्णिम व्यवस्था की है उसकी। ठीक है, स्वर्णिम व्यवस्था में 2 होते हैं, खंडे और खंडेतर। ठीक है, जो खंडे होते हैं उसमें 2 आते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं। खंडेतर में 5 आते हैं, सुर, अनुताप और बलाघात, अनुनासिका और संगम। ठीक है, ये इन 5 को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम अब बात करें आपकी स्वर्णिम व्यवस्था की, तो उसमें हमने किया स्वर व्यंजन। खंडेतर के अंतर्गत, जो खंड के अंतर्गत आते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर हमने किए 11 होते हैं, व्यंजन हमने किए 33 होते हैं। उनको भी आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह हमने ये आज सारा कर लिया है। भाषिक स्वरूप में ध्वनियों के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है, अच्छे से हमने स्वर्णिम व्यवस्था जो है वो की है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।